और आइए आपको सीधे ले चलते हैं खंडवा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस बार का जो चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ होंगे। उसके लिए जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। और बहनों भाइयों, मैं जहां पर हूं, बताया गया है यहां पर माता देवी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है यहां। और शायद इस क्षेत्र का अहिल्याबाई होलकर से भी कोई जुड़ाव है, वही है। ऐसी यह धरती है। और बहनों भाइयों, जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था? भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो काम अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी काम को आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा कि उज्जैन महाकाल का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, शोभनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप जाकर प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सब तो सब लगातार 1984 से हम लोग आंदोलन करते चले आ रहे थे। जनता से हम कहते थे, जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम लोग नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो हमारे विरोधी ये कहते थे, ये भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। यह तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी का दिन आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान रामलला की अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। और मुझे जो लगता है वह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे यह लगता है मेरे बहनों भाइयों कि अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। यदि अपने सरकारों के कामकाज की मैं बात करूं तो बहनों भाइयों, बहुत सारे ऐसे काम हैं, यदि उनकी मैं चर्चा करूंगा तो घंटों का समय लग जाएगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो करिश्मा हो गया। करिश्मा यह हुआ है, गुजरात में सूरत से हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया मेरे बहनों भाई। और अभी अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का यह अगाध स्नेह, यह अगाध प्रेम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस के लोग कहते हैं यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, हमारा गुजरात में सूरत का प्रत्याशी यदि निर्विरोध जीत जाता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आजाद भारत में 20 बार आपके लोकसभा के प्रत्याशी 20 बार निर्विरोध चुने गए, तब लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं पैदा हुआ था। और इस बार आपका प्रत्याशी नाम वापस ले लेता है, हमारे प्रत्याशी का समर्थन कर देता है, वह जीत जाता है, तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। बहनों भाइयों, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है। एक ऐसी जहाज है जिसकी तली में छेद हो चुका है। और बहनों भाइयों, जहाज को डूबने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी इस बात की होगी, जब आजादी हासिल हुई थी
तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के लिए कांग्रेस के झंडों के तले हमने संघर्ष किया है। अब भारत को आजादी मिल गई है, लोकतंत्र की बहाली हो गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इस बात को नहीं माना। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है, मेरा ऐसा पक्का विश्वास। बहनों भाइयों, हमारी सरकार के प्रति लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने बराबर भाषण कांग्रेस के नेताओं का सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा दूंगा। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं गरीबी को मिटा दूंगा। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी तो गरीबी मिटा देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी यही बात कही। सबने कहा कि हम गरीबी को मिटा देंगे और बार बार जनता को यह आश्वासन देकर जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे और जनता का समर्थन हासिल करते रहे। लेकिन बहनों भाइयों, इस काम को कोई नहीं कर पाया। और आज जो मैं बात कह रहा हूं, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि गलत हो, अखबार के पन्नों पर लिख दें कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके यहां से गए हैं, हमारी गलती होगी तो इसे स्वीकार कर लूंगा। मेरे बहनों भाइयों, इनमें से कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यह दावा कर रहा है, नीति आयोग भी यह दावा कर रहा है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी ने हासिल की है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की है। बहनों भाइयों, जितने आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार को हर माह मुफ्त राशन न मिलता हो। इसमें बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे जिनका कि कच्चा मकान रहा होगा, उनको पक्का मकान मिला है। यहां पर किसान ऐसे बैठे होंगे जिनको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपये मुफ्त में मिलते होंगे। यहां बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन परिवारों की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, घड़े पर घड़ा रखकर वो अपने घरों को वापस लौटती थी। उनके घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिनके पास कच्चा मकान है, यदि अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है अथवा जिनके घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंच पाया है, बहनों भाइयों, देख लेना आगामी 2-3 साल में इस हिंदुस्तान में एक घर नहीं मिलेगा जो कि कच्चा हो और पक्का न बन गया हो, ऐसा एक घर भी नहीं मिलेगा। जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। और उसके बाद भी कांग्रेस हम लोगों के ऊपर अनाप शनाप अनर्गल यह आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं महंगाई बड़ी बहुत बढ़ गई। बहनों भाइयों, पढ़े लिखे लोग यहां की तुलना कर लें, सर्वाधिक महंगाई से हिंदुस्तान में बढ़ी है किसी के समय तो कांग्रेस की हुकूमत के समय बढ़ी है। सर्वाधिक कम महंगाई यदि किसी के समय है तो वह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। आंकड़े उठाकर कोई देख ले, सारी दुनिया में महंगाई की दर है, कोई जाकर देख ले। बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़े लोगों के सामने पेश करके देश की जनता को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहने भाइयों, फ्री राशन का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्षमा कीजिएगा, यहां केवल फ्री राशन घरों में दो लोग, 3 लोग, 4 लोग होंगे तो ईश्वर की कृपा से सबको मिलता होगा। और केवल वह खाते ही नहीं होंगे बल्कि बचाकर बेचते भी होंगे, यह बात पक्की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अरे भाई, हम भी गांव के ही हैं, हम भी कोई शहरी आदमी नहीं है, हम गांव के रहने वाले, हम भी किसान हैं। जैसे आप किसान हो वैसे मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं
जाते हैं, धड़ से अपना वहां से झोली उठाते हैं, लेके आते हैं। घर में 4 लोग हैं तो गए 4 झोली 5-5 किलो की उठाए लेकर आए। अरे 5-7-8 किलो खर्च हुआ। जय श्री राम। या कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक पिक्चर बनी थी, रोटी कपड़ा मकान, या सिनेमा रोटी कपड़ा मकान का किसी ने देखा था? किसी ने देखा था? रोटी कपड़ा मकान देखा है ना? उसमें आती थी महंगाई मार गई, आती थी कि नहीं? अब गाना था कि नहीं, महंगाई मार गई? या किसी को याद है? हाय हाय महंगाई मार गई, किसी को याद है? कोई सुनाएगा इसमें? याद है आपको? और एक पिपली लाइव फिल्म थी, उसमें भी एक गाना था कि महंगाई डायन खाए जात है। यह था कि नहीं था? अब भाई था तो ताली बजाइए, ना था तो मत बजाइए। तो ये बताइए, दोनों ये फिल्म जो बनी थी वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी थी? ये कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। वो लोग बराबर देखते हैं चीजों को कि देश में महंगाई की स्थिति क्या है। आज कोई भी महंगाई को लेकर फिल्म बनाने को तैयार नहीं है बहनों भाइयों, क्योंकि महंगाई पर काबू पाने में किसी ने कामयाबी हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। अजीबोगरीब हालत है इन लोगों की। ये लोग देश के साथ करना क्या चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग जो बैठे हैं यहां, इसमें योग करने वाले कितने लोग हैं? योगा करने वाले सब हाथ उठाइए। अरे वाह, कमाल है भाई, कमाल है। ज्ञानेश्वर जी, आप भी योगा करते हैं कि नहीं? नारायण जी, आप भी करते हैं कि नहीं? वजह नारायण जी का भी चेहरा चमक रहा है, करते होंगे। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने ही योगा की विधि सारी दुनिया को बतलाई है। लेकिन योगा यह सारी दुनिया में नहीं होता था। भारत की जो विरासत है, भारत की जो विशेषता है, वह सारी दुनिया तक पहुंचाई जानी चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और बहनों भाइयों, देखिए प्रधानमंत्री का कद, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि अरे भाई, हमारे यहां यदि अपनी सेहत दुरुस्त करना चाहते हो, लंबा जीवन यदि जीना चाहते हो तो योग करो। ये दुनिया के लोगों से कह दिया। कांग्रेस के लोग होते हिचकते, अरे बाप रे बाप, दुनिया की पंचायत में हम जाकर योग करने की बात करें, लोग कहेंगे बड़े बैकवर्ड हैं ये लोग। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता नहीं की। और कान खोलकर सुन लीजिए, जब इन्होंने प्रस्ताव पेश किया तो दुनिया के 2-4 नहीं, दुनिया के 172 देशों ने इसका समर्थन किया कि योगा किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, यह है भारत की विरासत, भारत की विरासत, यह है भारत की संस्कृति। इस विजय पताका को भी सारी दुनिया में फहराने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। धन दौलत के बारे में मामले में सुनना चाहते हैं तो मैं बतलाऊं आपको। अर्थव्यवस्था का आकार, मैं बोलचाल की भाषा में बतला रहा हूं। धन दौलत के मामले में भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 7 वर्षों के अंदर वह करिश्मा कर दिया कि जो भारत धन दौलत के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर दुनिया के 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिनको अंग्रेजी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल फोरम्स कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है कि भारत की है। और भारत यदि ऐसे आगे बढ़ता रहा तो 2.5-3 साल के बाद यानी 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह है भारत मेरे बहनों भाइयों। आपसे यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है, ऐसी बहुत सारी हमारी उपलब्धियां हैं।
अब कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? अब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो सर्वे कराऊंगा। सावधान रहिएगा आप लोग, कांग्रेस आएगी, आएगी ही नहीं, चिंता मत करिए। तो उन्होंने कहा क्या है, आएंगे तो आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे। आपको मंजूर है आपकी संपत्ति का सर्वे होना चाहिए? मंजूर है। और उन्होंने, उनके एक साथी ने कहा है, जो उनके बहुत बड़े सलाहकार भी हुआ करते थे और आज भी एक संगठन है कांग्रेस का, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। नाम देखिए कितना जानदार है, सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में एक सिस्टम है, दुनिया के कई देशों में है, कि वहां पर घर का यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग मालिक मर गया तो उसकी जो संपत्ति होती है उसका आधा से अधिक, यानी 55%, 55% वो सरकार के पास चली जाएगी और 45% आपके पास बचेगी। आपको मंजूर है? कितने लोगों को मंजूर है? नहीं मंजूर है। अब वो यह कराना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई ये बहुत ही खतरनाक खेल है, इस खतरनाक खेल से हमको बचना चाहिए। चौथी बात, मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? देखिए, लगा हो तो बोलिए, ना लगा हो तो ताली बजाइए, नहीं लगा है। मैं केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के समय जीप घोटाला, कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाला, कौन कौन घोटाला, यूरिया घोटाला, भूरिया घोटाला, मैंने बहुत सारे घोटाले हो गए। लेकिन बहनों भाइयों, 10 वर्षों का समय हो गया सरकार चलाते हुए हम लोगों को। भारत नहीं, दुनिया का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार के एक मंत्री के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। ऐसे सरकार चलाई जाती है। और एक बात तो राजीव गांधी, वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे भले ही हमारे किसी विरोधी पार्टी के क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। चाहे किसी भी दल का कोई प्रधानमंत्री, मैं आलोचना नहीं करता। लेकिन एक बार राजीव गांधी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है। मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब देखिए, मार्के की बात यहां पर है। दुनिया का कोई व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। भारत में भी कोई राजनीतिक पार्टी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाई। हमारे प्रधानमंत्री का करिश्मा देखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन, मोबाइल और आधार तीनों की ऐसी एक त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि बहनों भाइयों, यदि 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से चलता है तो 6 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला। भ्रष्टाचार को हम समाप्त करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो बहनों भाइयों, उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। इसीलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। लंबा चौड़ा भाषण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी गर्मी से त्रस्त होंगे। कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 10 साल के बाद आप छोटे बच्चों से पूछेंगे कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस। बच्चे से 10 साल के बाद पूछेंगे कि बेटा कांग्रेस जानते हो, तो कहेगा कौन कांग्रेस। यह हालत हो गई। सारे देश से लुप्त होती जा रही है। आपने डायनासोर का नाम सुना है? इसमें कितने लोगों ने डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर किसी ने देखा है? डायनासोर पिक्चर तो देखी होगी, वैसे नहीं देखा है ना। बहन भाई, मुझे तो यह लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, मुझे लगता है जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही सारी इस धरती से कुछ दिनों में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आगे की भी सभाएं हैं। अब मुझे आगे भी जाना है, तो मैं चलता हूं। लेकिन बस निवेदन करने आया हूं कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी को पिछली बार कितने से जिताया था इन लोगों ने? ज्ञानेश्वर जी
हैं? केवल 85,000 से जिताया था आप लोगों ने? हाँ, उपचुनाव हुआ होगा, पर आप लोगों ने केवल 85,000 से जिताया। इस बार बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? पक्का? कि कितने से? कितने से? 4 लाख? तो मेरी बात सुन लीजिए, 4 लाख से यदि हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी को जिता दिया आपने, तो बहनों भाइयों फिर से मैं आपके बीच आऊंगा, फिर से मैं आपके बीच आऊंगा, और दोबारा ज्ञानेश्वर पाटिल के जीतने के बाद आऊंगा तो मैं फूलों की ऐसी मोटी हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।